आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ओम्स लॉ। हम लास्ट डे पढ़ाया था कि ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस का अंदर में अंतर क्या है। एक इप्सिलॉन से मेजर होता है और एक वी से मेजर होता है, ठीक है ना। सो देखो आज जो पढ़ेगा हम लोग ओम्स लॉ क्लास 10 में भी हम लोग पढ़ा था, सेम डेफिनेशन इधर भी काम करेगा। तो चलो देखते हैं उसको कैसे बोलते हैं। बहुत ध्यान से इसको देखो। हम देखा है कि बहुत सारे किताबें हम देखा है कि इतना अच्छा से लिखा नहीं होता है। तो ये जो ओम्स लॉ है हम जो लिखते हैं इसको ज़रा याद रखना अच्छा से। हाँ, ओम्स लॉ क्या होता है? व्हेन टेम्परेचर नेचर ऑफ द सब्सटेंस and other physical states remain constant, then electric current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। क्या होता है ये लॉजिक? क्या बोला है? क्या क्या रिमेन कांस्टेंट होता है? नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड अदर फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, क्या हो गया? ये तीन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये तीन कांस्टेंट हो गया। देन क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज व्हाट? आई flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference, that is what? V। अब क्या होता है देखो, ये हो गया ए टर्मिनल, ये हो गया बी टर्मिनल। तो मान लेते हैं ये एंड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VA, ये एंड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VB। ठीक है, सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस? देखो एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन। ठीक है, पॉइंट टू नोट। क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल to lower potential, right? Potential मतलब you know it is, I am telling about the electric potential, I am telling about the electric potential, समझ गए? So electric current is always flow from higher electrical potential to lower electrical potential,
तो इसमें अगर हम लोग इसमें जाएगा, सो देखो इफ वी ए ग्रेटर देन वी बी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कहाँ से कहाँ जाएगा, ए टू बी जाएगा। समझ गए, कहाँ से कहाँ जाएगा, ए टू बी मूव करेगा, राइट। एंड इट्स वाइस वर्सा ऑल्सो। वाइस वर्सा मतलब क्या है, इफ वी ए लेस देन वी बी, देन इलेक्ट्रिक करंट flow B to A। Got the point? Clear the point? समझ गए? राइट नाउ अभी क्या बोला है, अभी ओम्स लॉ में वापस आते हैं। ये पॉइंट को याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट बोर्ड्स में क्वेश्चन होता है कि दो ठो पॉइंट दिया हुआ है, बोला है कि ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी से बड़ा है, बताओ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा। ऐसा क्वेश्चन डायग्राम ड्रॉ कर दिया, इधर ज़्यादा है इधर कम है, बताओ कहाँ पे कहाँ होगा। तो वो जगह का तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हारा प्रीवियस 10 ईयर करोगे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ऐसा करके क्वेश्चन आ रहा है। तो इसीलिए ये सब हम डिस्कशन कर रहे हैं हर पार्ट को। हाँ सो देखो क्या हो जाता है कि ए टू बी हम पकड़ लेते कि इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, आई इज फ्लोइंग। समझ गए, आई इज फ्लोइंग। तो अब क्या हो जाता है देखो, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या था, दो ठो एंड का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दोनों का जो गैप, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई। समझ गए, दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई, दोनों का अंदर माइनस है। सो इसमें क्या हो जाता है, दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू द आई, राइट। तो अगर तुम इसको V करोगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, डन। सो R इज इक्वल टू व्हाट, तुम्हें पता है R क्या होता है, एक तो होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, as well as we will write what, it is resistance also। समझ गए। तो देखो, तो हम लोग R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आई। तो इससे ये तो ओम्स लॉ मिल गया हम लोग, दिस इज ओम्स लॉ, राइट। और ये पार्ट से, और ये जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है, इससे हम लोग देखो हम लोग लिख सकता है कि रेजिस्टेंस with respect to ओम्स लॉ क्या लिखेगा, it is the ratio between, it is the ratio between, it is the ratio between the electric potential difference and electric current। बोल सकते हैं ना हम इसको, बोल सकते कि नहीं, रेशियो है ना V और I।
ये पार्ट को याद रखना। हाँ, सो दिस इज, हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस तो हम लोग बोल सकते हैं कि देखो रेजिस्टेंस विथ इन रेस्पेक्ट ऑफ, इसको विथ रेस्पेक्ट टू मत लिखो, इसको लिखो इन रेस्पेक्ट ऑफ, या फिर विथ रेस्पेक्ट लिखने से भी कुछ नहीं है, यू कैन राइट। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ओम्स लॉ। ठीक है, ये हो गया। लेकिन रेजिस्टेंस का असली डेफिनेशंस बोलते हम लोग क्या समझते हैं वो तो जानना पड़ेगा मुझे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, दिस स्लाइड अभी जो मैं पढ़ाया, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। तो चलो आ जाता है रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लेके आ जाता है। रेजिस्टेंस, कोई मुझे बता पाओगे व्हाट इज रेजिस्टेंस? हाँ, it is the property of the substance which resist to flow the electric current। ठीक है, it is the property of the substance which resists to flow the electric current। बेटर टू से इलेक्ट्रिक चार्जेस लिखो, इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है या फिर दोनों ही लिखो, चार्जेस, राइट। सो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? that is what? That is ohm, right? SI unit of resistance is ohm, जिसका हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? ओम लिखते हैं, समझ गए? अभी रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल को लगते हैं। छोटा करके दिखा देते हैं, तुम्हें पता है सब चीज। ये एक रेजिस्टेंस है, फिर ये एक रेजिस्टेंस है, और ये एक रेजिस्टेंस है, समझ गए? तो क्या हो जाता है, देखो दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? RS लिखो, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, राइट? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी का? चलो नेक्स्ट क्या होता है? रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है? देखो so this will be R1, this will be
R2, this will be R3. So what will be the equivalent resistance? Very simple, 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ठीक है, ऐसा इन्फाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग लगा सकते हैं, जितना खुशी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, रेजिस्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, कोई मुझे हेल्प कर सकता है, क्या होता है रेजिस्टिविटी? ऐसा नहीं है, ऐसा करके लिखो, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द resistance of a substance which is unit length इसको क्लास 10 में हम लोग पढ़ता था 1 मीटर इन लेंथ, ठीक है, बट हम लोग क्लास 12 में आ गया। सो 1 मीटर क्यों है, 1 सेंटीमीटर भी तो हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी तो हो सकता है, 1 फीट भी तो हो सकता है। तो इसलिए हम लोग 1 मीटर इन लेंथ नहीं बोलता है, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं कि यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ यूनिट एरिया मतलब क्लास 10 में हम लोग सीखा था तुम लोगों को 1 मीटर स्क्वायर। हाँ, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फंडा क्या है ये, मान लो ऐसा ड्राइंग कर लेते हैं हम लोग, दिस, मान लो इसका लेंथ है 1 मीटर, राइट, और इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मतलब ऐसे करके लिखो, ये जो रेड कलर का पार्ट देख रहे हैं ना तुम लोग, ये साइड वाला जो पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, दैट इज इसको ऐसा नहीं लिखे, हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू, मान लो 1 मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में तो मीटर होता है ना, तो इसको मान लो लेंथ,
पकड़ लो, इट इज L एंड दैट इज इक्वल टू 1 मीटर, है ना। सो क्या हो जाता है इसमें, तो देखो दिस इज A और दिस इज L, L हो गया इधर 1 मीटर और ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर, राइट। दिस इज 1 मीटर स्क्वायर, राइट, और दिस इज हो गया 1 मीटर इन लेंथ। सो इन दैट केस SI यूनिट मतलब ऐसा है कि मान लो कोई एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी मतलब क्या होगा, वो मटेरियल जब 1 मीटर लेंथ होगा और उसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जब 1 मीटर स्क्वायर होगा, इन दैट केस हम लोग बोल सकते हैं उसका जो रेजिस्टेंस है दैट शुड बी उसका रेजिस्टिविटी, दैट शुड बी इसका रेजिस्टिविटी, ठीक है। सो क्या होता है देखो, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी that is ohm meter, that is ohm meter, समझ गए। तो इसलिए हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते थे, दिस, समझ गए। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन द resistivity of copper is 1.72 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर। क्या समझते हो इसका मतलब, व्हाट डू यू मीन द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं देने से तुम्हारे पास रेजिस्टिविटी में क्लैरिटी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या होता है देखो, इट मीन्स दैट the resistance of copper, the resistance of copper is 1.72 into 10 to the power minus 8 ohm when it is 1 meter in length and 1 meter square in the area of cross section। समझ गए। It means that the resistance of copper is 1.72 into 10 to the power minus 8 ohm when it is
1 meter in length and 1 meter square in the area of the cross section, right? कोई दिक्कत? तो डेफिनेशन पढ़ो और ये कंसेप्ट को पढ़ो. So what is resistivity? It is numerically equal to the resistance of a substance. What do you mean the resistivity of the copper? It means that the resistance of the copper is 1.72 into 10 to the power minus 8 ohm. कब होगा? When it is 1 meter in length and 1 meter square is the area of the cross section. समझ गए? 1 meter square is the area of the cross section. That is called the resistivity of the copper. Clear है लॉजिक? कोई दिक्कत? अब देखो resistivity is denoted by resistivity is denoted by रो. इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं? रो, RHO, रो. समझ गए? रेजिस्टिविटी डिनोटेड बाय रो. क्लियर? सो आई एम प्रोसीडिंग. कोई दिक्कत है किसी का? नहीं है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हर कुछ ही इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ाते हैं, हाँ, बट नहीं, इसका वो बहुत वास्ट जाएगा है. रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, देखो रेजिस्टेंस बहुत कुछ का ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ हमारा जितना ज़रूरत है उसको लेके काम करेगा. मुझे करना क्या है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, नंबर 1, रेजिस्टेंस is directly proportional to its length. मतलब R is proportional to the L. रेजिस्टेंस मतलब वायर जितना लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा, राइट? सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल of the area of the cross section, of the area of the cross section. Resistance, that is R. Length क्या होता है? That is L. Resistance ये क्या होता है? R. And it is area of the cross section मतलब A. समझ में आ गया? तो देखो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. कैसे लिखेगा? R is proportional to the, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द A. अब देखो हम लोग ये दोनों को अगर ज्वाइन करेगा तो हम लोग उसमें क्या लिख सकते हैं? R प्रोपोर्शनल टू द L by A लिख सकते हैं. बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? 1 by A into L क्या बनता है? L by A बनता है कि नहीं? सो ये अगर हो जाएगा, सो इन दैट केस R is equal to rho dot L by A. What is A? What is rho? Rho is the proportionality constant. और इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी. समझ गए?
वेरेस, तो ये समझ गए। तो रो को, तो अभी रो का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग इसको ऐसा करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज रो इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं A इंटू आर बाई एल। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। रो इज इक्वल टू A इंटू आर बाई एल, राइट। किसी का कोई दिक्कत है बताओ। नेक्स्ट हम लोग जो आते हैं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज करंट डेंसिटी। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट डेंसिटी का ऊपर। देखो क्या होता है करंट डेंसिटी। The amount of charge flowing per second through an unit area normally means perpendicularly, ठीक है। The amount of charge flowing per unit per second through an unit area normally is known as, ये अगर ऐसा से पढ़ने जाएगा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ऑलवेज जब भी पढ़ने बैठेगा कि मेरा नोट्स और ऐसा पास पास लेके बैठोगे, ठीक है। इज नोन एज करंट डेंसिटी, राइट। सो इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, इट इज डिनोटेड एज जे से डिनोट करते हैं करंट डेंसिटी को, राइट। देखो हम लोग जानते हैं ये J इज इक्वल टू बोला है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। मतलब क्या होता है, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड मतलब पर यूनिट टाइम, ठीक है, थ्रू एन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मतलब क्या होगा, बाई ए होगा। एरिया मतलब क्या होगा, एरिया तो क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया ए हो गया, तो क्यू बाई टी मतलब तुम्हें जानते हैं क्या होता है, आई, और इधर क्या हो गया, ए हो गया। क्यों क्यू आई हो गया, बिकॉज वी नो सिंस आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, सिंस आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। समझ गए। देखो अगर मान लो ऐसा है, कोई एक सरफेस मान लो ऐसा है, ऐसा रखा हुआ है, ठीक है।
ये सरफेस। अब मान लो करंट पास कर रहे इस डायरेक्शन पे, अब मान लो एरिया का जो डायरेक्शंस है इट इज नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द आई। ये अगर ए होगा, ये अगर ए होगा सो उसका साथ जो एंगल बनता है ये तो आई का साथ एंगल भी बोल सकता है ना, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो ये एंगल कितना होता है, थीटा, राइट। तो ये अगर ए होगा, देखो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी सीखा था क्लास 10-11 में। अगर मान लो ये आर है, अगर मान लो ये आर है तो ये क्या हो, अगर एंगल थीटा इधर होगा तो इसको हम लोग क्या कहते था, इसको क्या कहते थे हम, सो दिस विल बी व्हाट, ए cos थीटा हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। सो अगर ऐसा हो जाएगा तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, ये जो J है दैट इज इक्वल टू आई, और A का जगह में क्या लिखेगा, A cos थीटा। क्यों है, क्यों लिखेगा भाई, क्योंकि देखो I का डायरेक्शन में जो कंपोनेंट चलता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो कंपोनेंट चलता है, I का डायरेक्शन में एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन में कौन सा कंपोनेंट चलता है, A cos थीटा। ठीक है, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। एक बार केवी में क्वेश्चन आया था, एरिया क्या क्वांटिटी है। हम लोग सोचते थे कि यार लेंथ ब्रेथ कहाँ डायरेक्शंस है, नहीं एरिया ये कम क्वांटिटी है। हाँ ऑब्वियसली एरिया वेक्टर है, तो ये बोला है ना, ये बोला है ना द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एन यूनिट एरिया नॉर्मली। और ये क्या होता है, ये एरिया का डायरेक्शंस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका साथ परपेंडिकुलर होगा ना, ठीक है नॉर्मली। लेकिन तुम ये ए को क्यों नहीं लेगा, क्योंकि आई का डायरेक्शंस में जो होता है उसको लेते हैं हम लोग। नहीं चार्ज को। तो चलो सो अल्टीमेटली क्या हो गया, तो ये जो है J इज इक्वल टू आई बाई ए cos थीटा लिख दिया। आई बाई ए cos थीटा का लिखोगे सो क्या हो जाता है, I इज इक्वल टू J डॉट ए cos थीटा। तो अगर J ए cos थीटा होगा इन दैट केस क्या होगा, देखो ए बी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको मिलेगा, हम लोग क्या लिख सकता है, ए बी cos थीटा लिख सकते हैं। बताओ ये सर नो लिख सकते हैं ना। तो इन दैट केस I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर J डॉट वेक्टर ए, वेक्टर J डॉट वेक्टर ए हो गया, राइट। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन बताओ। नहीं, वो नॉर्मल का साथ कितना एंगल बना रहा है वो, ठीक है कोई दिक्कत है। सो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी याद रखो, करंट डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछता है, भूलना नहीं है। हाँ डायमेंशन फॉर्मूला इट इज ए फॉर एम्पियर। हम लोग पढ़ा था क्लास 11 में कि देयर आर 7 प्राइमरी यूनिट्स, प्राइमरी क्वांटिटी होता है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सो ए होता है एम्पियर, L टू द पावर -2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला देख के आराम से तुम बोल पाएगा इसका SI यूनिट क्या होगा, बता दो।
ए मतलब कि करंट होना है, और लेंथ कितना होगा मीटर -2। क्लियर है लॉजिक? कोई दिक्कत किसी का? बताओ, कुछ पूछना है किसी का? पूछना है कुछ? एनीवन हैज एनी डाउट? तो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कमिंग टू द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज द जस्ट ऑपोजिट टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता था? ऑपोज। ये क्या करेगा? ईज। कितना आसानी से कर सकते हैं, ये ऐसी इजी से ईज आता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस which make ease to flow of electric current or charges। तो हम लोग बोल सकता है, ये तो अपोज हो गया ना, तो इसको G से डिनोट करते हैं। हाँ, तो G इज इक्वल टू 1/R, एंड जैसे इसका रेसिप्रोकल दिख रहा है ना, सो सिमिलरली इसका SI यूनिट भी उल्टा हो जाता है। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कितना था? क्या था? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। ये क्या हो जाएगा? मो। ठीक है, और उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, ये भी लिख सकते हैं। समझ गए ना? कंडक्टिविटी, इट इज द reciprocal of resistivity। समझ गए? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/ρ, राइट? सो सिमिलरली रेजिस्टिविटी का तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। सो मजा का बात देखो, इसका यूनिट भी वैसा ही है, SI यूनिट इधर क्या था? मो था। इसको क्या लिखेगा? मो मीटर इनवर्स, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए? सो नेक्स्ट स्टेप हम लोग जो पढ़ेगा, दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। ठीक है, आज इतना तक ही रखते हैं। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए